थिएटर और टीवी के नामवर अदाकार साकिब समीर से मिलने कराची में उनके फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट के बाहर आकर इस्तकबाल किया। दूर दराज और पसमानदा बाहौलपुर से तल्लक, नाम बड़ा जदीद, साकिब समीर। तो नाम किसने रखा था? नाम तो मतलब बड़ों ने ही रखा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि जब मैं 3 साल का था तब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी, तो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता कि अम्मी ने रखा या अब्बू ने रखा, लेकिन वही है, बड़ों में से किसी ने रखा। और बाकी वहाँ से यहाँ तक अल्लाह ही अल्लाह है सर। जब 3 साल की उम्र में यतीम हो गए, वालदा भी चली गई, तो किसने पाला? 2 बड़े भाई और 2 बड़े बहनें। वो होता है ना, अल्लाह मियाँ मैनेज करके रखता है। तो वो 2 बड़े भाई बाप की तरह, 2 बड़ी बहनें माँ की तरह। फिर मामू थे, वो हमारे साथ रहते थे। बाकी पूरा ख़ानदान था आस पास, लेकिन मामू ने फिर हमारे साथ रहना शुरू कर दिया था। तो बस फिर बाकी अल्लाह साथ था। वालिद साहब क्या करते थे? वो बिजनेसमैन थे, माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, राजस्थान से, बीकानेर से उनका ताल्लुक़ था। तो फिर वो वहाँ आके बस गए थे और फिर वहाँ उनकी फैमिली जो थी। बहावलपुर में कितनी तालीम हासिल की? मैंने बैचलर किया था बहावलपुर में, कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वहाँ तो बहुत छोटा सा एरिया है बहावलपुर शहर जो है। तो वहाँ तो ये होता है कि आजकल ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, बस वही पढ़ना शुरू कर देते हैं सब। तो उन दिनों नया नया कंप्यूटर आया था, तो सब ने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया था, तो हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो बैचलर किया था ICS में, क्या कहते हैं, पहले ICS किया, फिर BBA किया कंप्यूटर साइंस में। तो वो सिलसिला चला। फिर भाई यहाँ पढ़ाते थे कराची में, वो यहाँ आ गए थे। मतलब भाई अपने मैट्रिक से उनने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो उनने पहले कंप्यूटर में मास्टर किया, फिर मैथ में मास्टर किया। तो वो बहुत जो होता है ना पढ़ाकू बच्चा, वो उस लिहाज से वो थे। अभी तक भी वो एजुकेशन में ही हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वो यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि MBA यहाँ बेहतर है, यहाँ आके करो। तो सोच के तो वो आया था यहाँ आके MBA करूँगा। बस फिर वो होता है ना, एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। तो अल्लाह का प्लान कुछ यूँ था। कहते हैं आर्टिस्ट तो बॉर्न होते हैं, कि आपने एक्वायर किया है, बाद में आर्टिस्ट बने हैं, या बचपन से ही थी कोई सलाहियत? बचपन में होगी तभी इस साइड पे आया, लेकिन वो शौक था कि इस साइड पे। लेकिन क्या कभी ख़ानदान वालों के सामने या स्कूल कॉलेज में एक्टिंग की थी किसी के सामने? बता भी नहीं सकता था, मतलब जैसा हमारा शहर है या जैसा ख़ानदान, मतलब बोल नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वही है कि वो तो मिरासी होते हैं, वही जो हमारा कॉन्सेप्ट था हमेशा से। तो वो उस तरीके से था, कभी बता भी नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, कि वो एक्टिंग था कि ये टीवी है, ये देखने के लिए होता है बस, इसमें काम करना वो करना वो सोच ही नहीं थी ना। फिर आप बहावलपुर से कराची आए, कितना फ़र्क है बहावलपुर की फ़ज़ा में और कराची के हालात में? बस ज़मीन और तीसरे या चौथे आसमान जितना, इतना सा फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट ना, बिल्कुल ही। जब मैं आया था तो बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है। मतलब इतना याद है कि मैं जब 2006 की बात है, जब मैं ट्रेन से उतरा था तो मेरी जेब में अच्छी तरह मुझे याद है कि 500 रुपये का नोट था, बहुत अच्छी तरह याद है। तो वो सिलसिला फिर कैसे चला, क्या चला, बंदा पीछे मुड़ के देखता है, फिर आज देखता है, फिर ऊपर देखता है। बस शर्म और शुक्र ही है, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आए तो आप कंप्यूटर की तालीम हासिल करने थे, लेकिन फिर अदाकारी की ट्रेनिंग लेने नापा में चले गए, ये कैसे हो गया? छुप के मतलब यहाँ भाई और भाभी थे तो उनको बता नहीं सकता था। तो मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि MBA में ना 6 महीने बाकी थे MBA के एडमिशन में। तो वो मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी, 5,500 रुपये पर मंथ की थी, और वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। तो वो जब मैं जॉब कर रहा होता था, वो सारा डाटा करना, तो मुझे 5वें 6ठे दिन एहसास हुआ कि मैं मर जाऊँगा। बीमार नहीं होऊंगा, उकताऊँगा नहीं, मर जाऊँगा। कि ये कैसे हो सकता है, मैं सुबह 9 बजे आऊँ और ये काम करूँ और फिर 5 बजे वापस घर चले जाऊँ। और आसपास देखता था सब खुश हैं, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं जो कि खुश होते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ। लेकिन मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था कि कैसे मैं 9 to 5 बैठ के करता रहूँ। लेकिन तब पता नहीं था कि इस साइड पे आना है। फिर वो टीवी पे मैंने देखा कि किसी ने कहा कि एक एकेडमी खुली है, ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने एकेडमी खोली है। तो वहाँ से क्लिक हुआ, अच्छा ये काम पढ़ के करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो सुनते थे कि PTV के बाहर लाइनें लगती थीं और किसी को मौका मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा आर्ट की ट्रेनिंग ली, थिएटर की ट्रेनिंग ली, फिल्म की ट्रेनिंग ली।
क्या फ़र्क होता है जिसने ट्रेनिंग ली होती है और जिसने नहीं ली होती? ये ऐसी है कि एक इंजीनियर होता है जो कि अगर आप उसके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो वो पूरे डायग्राम बनाता है, अच्छा यूँ होता है यूँ होता है। और एक किसी के पास जाते हैं जो बचपन से मैकेनिक का काम कर रहा होता है, वो बोनट पे हाथ रखता है और बताता है स्टार्ट करो, यहाँ है जी मसला। तो काम उसको भी आता है और काम जो इंजीनियर है उसको भी आता है। बस तरीके हैं आने के, लेकिन वो ये कि टैलेंट है तभी है, डिग्री दिखा के काम नहीं मिलता। काम अगर आपको आता है तभी मिलता है। तो वो आपने सीखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, अगर आता है तो फिर चल तो चल। तो क्या सीखा वहाँ? वहाँ ये हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अगर हमने अपना विजन बढ़ाना है तो हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब का जो नॉलेज होता है या जो उसको राइटर है तो उसका नॉलेज भी हमें मिलता है। अगर हम 10 किताबें पढ़ते हैं तो 10 राइटर का नॉलेज हमें मिलता है, बजाय इसके कि हम वो वाले एक्सपीरियंस करने अगर निकलें तो लाइफ जो है हमारी काफ़ी उसमें लग जाएगी। तो सेम इसी तरह एजुकेशन में है कि वहाँ हमने जितने ड्रामे किए, जितने पढ़े, वो अगर मैं प्रोफेशनली किसी जगह पे करता तो वो शायद 12-15 साल में उतने ड्रामे कर पाता। वहाँ सिखाने के अमल में वो, क्योंकि हर 3 महीने बाद बहुत सारे ड्रामे करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं, तो वो प्रोसेस जो है ना, वो एक्सपीरियंस का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बजाय इसके कि वो मैं मार्केट में निकल के करूँ तो वो काफ़ी टाइम लेगा। तो ये सिलसिला है, काम वही है जो वहाँ वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और जो हम करते हैं और वो होता है। ज़िंदगी में पहला मौका कब मिला जिससे आप अपनी कामयाबी समझते हो? मेरी लाइफ में जो उस लिहाज से अगर पहला देखते हैं तो वो तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब, क्योंकि मेरे पास तो एकेडमी में पढ़ने के पैसे भी नहीं थे, तो वो तो उन्होंने जो अगर वो स्कॉलरशिप ना देते, फ़ीस माफ़ ना करते तो मैं पढ़ भी ना पाता। तो फिर मैं ज़िया साहब के पास अपॉइंटमेंट ले गया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, फ़ीस माफ़। तो उनके ये तो पिछले साल हमारा इदारा खुला है 2005 में, तो हमारे पास तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है। और उन्होंने मुझे पहले ट्राइमेस्टर का रिज़ल्ट जो था वो सामने रख दिया, जिसमें मेरा सेकंड लास्ट नंबर था सबसे, क्योंकि सारी वो अंग्रेज़ी बुक्स थी, स्टेनिस्लॉवस्की की बातें हो रही थी, एडिसन जो है वो बता रहा था, और मतलब सारी चीज़ें थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने सर मुझे तो समझ नहीं आया ये कौन शेक्सपियर, क्या मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, तो मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। उसके नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने टॉप किया, क्योंकि दूसरा कोई चांस था नहीं मेरे पास। जी, टॉप किया, मैं फिर रिज़ल्ट ले गया। मैंने कहा सर आप बताएं, मेरे पास कुछ और है नहीं, क्योंकि पढ़ना भी चाहता हूँ और पैसे भी नहीं है। तो फिर मुझे नैपा की पहली स्कॉलरशिप जो है वो मुझे मिली। कितनी थी? हाँ, नहीं मतलब जो फ़ीस माफ़ करने की थी, कि फ़ीस माफ़ कर दी गई आपकी पूरे 4 साल की और आप पढ़ सकते हैं। तो वो जो मुझे लेटर मिला तो फिर मुझे सुकून हो, क्योंकि उससे पहले ना वो जो बोर्ड था ना, उस पर नोटिस बोर्ड पे नाम लिखा जाता था कि इसने फ़ीस नहीं दी, इनके फ़ीस, तो वो नाम बड़ा तंग करता था। नैपा ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकला, तब यही था कि अब क्या होगा, कि नैपा के अंदर तो चलो टीचर्स भी जानते थे, दोस्त भी थे, अब जब बाहर निकल रहे तो फिर एक समंदर कि अब क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ मुझे अपने दूसरे गॉडफादर मिले, शाह शरबील, जो कि थिएटर ड्रामास करते थे। तो वो ब्रॉडवे का थिएटर टाइप करते थे वहाँ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, उनका पहला प्ले किया। तो वो पहला प्ले जो था वो एक लाइफ का एक बहुत बड़ा जो चेंजर कहते हैं, वो लाइफ चेंजर था। वो बॉम्बे ड्रीम्स के नाम से था, क्योंकि आज भी अगर लोग जानते हैं तो वो वाली परफॉर्मेंस जानते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है होगी। फिर जब टीवी की तरफ आया तो टीवी पे जो मेरे गॉडफादर जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे अच्छा काम किया वो काशिफ निसार हैं। तो वो इस तरीके से जो काम के हवाले से, एक ज़िया मोइनुद्दीन साहब, फिर शाह शरबील साहब, और फिर टीवी पे काशिफ निसार। तो ये जो है मेरे प्रोफेशनली। बाकी अगर लाइफ में हम बात करते हैं तो नूरुल हसन, नूरुल भाई जो हैं वो बहुत मतलब बड़े भाइयों की तरह हैं, उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठने का। फिर हमारे एक साहबजादा आसिम मारवी साहब हैं, वो मतलब स्कॉलर भी हैं, और अल्लाह वाले लोग जो होते हैं वो हैं जो रियल अल्लाह वाले होते हैं। घर वालों को कब पता चला कि आप खुफिया जो है थिएटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ भाई को तो तकरीबन बताना पड़ा, क्योंकि जो पहले ट्राइमेस्टर की फ़ीस थी वो देनी थी, और वो थी तकरीबन 5,500, तो वो तो भाई से ही ली। तो तब बताया तो भाई बहुत नाराज़ हुए, उनके यहाँ MBA करने के लिए आई हुई, कहाँ क्या तरीका। तो मैंने उनसे यही जांच ली, मैंने कहा अच्छा मुझे अभी MBA में ना 6 महीने हैं, तो मुझे ना इसका 1 या 2 ट्राइमेस्टर पढ़ने दें, 3 महीने 6 महीने, तो मेरा शौक़ पूरा हो जाएगा, फिर मैं वहाँ एडमिशन ले लूँगा। तो वो जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला असल जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये है। मतलब उसमें जो बुक्स पढ़ाई जाती थी उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था कि आपको बुक्स में से पढ़ाया जा रहा है, तो अगर जब आपके एग्ज़ाम है तो बुक्स सामने रखी हुई हैं कि अगर आप देखना चाहें तो देख ले, क्योंकि जो सवाल हैं वो उस बुक्स में से नहीं है, सवाल उसमें से हैं जो आपको समझ में आया है। तो वो समझ में आया कि अच्छा ये सिस्टम है, हम तो अब तक रट्टा सिस्टम पे चल रहे थे। तो वो पता चला अच्छा एजुकेशन का ये असल मकसद है। वो फिर जब आप अच्छा कुछ पढ़ते हैं तो आपकी डेली रूटीन में, आपकी शख्सियत में आना शुरू हो जाता है।
तो वो जब भाई को नज़र आने की, वो एजुकेशन से थे, तो उन्होंने देखा कि अच्छा जी कुछ ना कुछ गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहा, कुछ सही चीज़ ही पढ़ रहा है। तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर जब मैंने उनको अपनी पहली परफॉर्मेंसेस दिखाई, तो वो जब हॉल में बैठे हुए थे कि 500 लोग बैठे हुए हैं और मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ तालियाँ बज रही हैं, तो वो मैं उनको देख रहा था कि वो इधर उधर देख रहे थे कि ये तालियाँ बज रही हैं। तो वो मेरे लिए तो एक इमोशनल पार्ट था ही। उनके लिए कितना था वो मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, मैंने कहा वहीं वैसे ही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हुई फैमिली भी वहीं मिलने आ गई। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह रूबी साहब बहुत प्यारे हैं। रूबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ओए थैंक यू बच्चे। ईद मुबारक। बच्चों ने ईद के ताइफ दिए। ओए अच्छा थैंक यू। चले तशरीफ रखें। शादी कैसे हुई? पसंद की शादी थी या वालदैन की मर्ज़ी से हुई, घर वालों की मर्ज़ी से हुई? बस वो घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी ज़्यादा। आप कहाँ से हैं? मैं बहावलपुर से, अच्छा। फैमिली से ही है। फैमिली से ही हूँ मैं इनकी। और क्या लगती हैं इनकी पहले? वैसे ये रिश्ते में मेरे चाचू लगते हैं। मतलब वो ऐसे वैसे करके जैसे दूर के रिश्ते में करके ना उसमें। अच्छा तो वैसे अब्बू के कज़न में से हैं ये। अच्छा। उम्र में कितना फ़र्क है? उम्र में हाँ तकरीबन 6 इयर्स का होगा। जी, अच्छा। 5-6 इयर्स का। ये मेरी भाभी की बहन है। अच्छा। जो मेरे भाई की वाइफ है वो इनकी बड़ी बहन है। तो वो असल मेरे बड़े भाई जो हैं वो काफ़ी शरीफ से इंसान हैं। तो इनके घर वालों ने सोचा कि एक अच्छी जगह पे गए, दूसरी भी वहीं दे दें। कितना पढ़ी हैं आप? मैंने मास्टर्स किया है, MSc स्टैटिस्टिक किया है मैंने, अच्छा। कहाँ से? इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, बहावलपुर से। 2015 में हमारी शादी हुई। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और मनफी बात क्या? ये पॉजिटिव बहुत है। अच्छा। और इनकी क्या नेगेटिव बात, मनफी बात? बीवियों से बेहतर तो नहीं कोई जान? नेगेटिव इनकी बात ये है कि ये किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते। किसी की बातें सुनना हाँ। अपनी सुनाते हैं। अपनी सुनाते हैं, मतलब किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करो। हाँ। उस ये पे नेगेटिव बात नहीं होती, ये पॉजिटिव बात होती है। वो अच्छा। औरतों की होती है ना, जब बैठती हैं हाँ। तो फिर किसी की बुराई हुई तो कहते ये ना क्या करें कि भाई इनको शिकायत ये हो सकती है मुझसे कि मैं इनकी फैमिली में ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, रिश्तेदारों ये में। है, ये रिलेटिव में आते जाते नहीं है इतना। तो मेरा उसका जो होता है ना, उसका मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर उनके पास ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, उनकी बुराई भी तो नहीं करता ना, जैसे आप लोग करते हैं। घरदारी में बच्चों में कितनी दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चों को पालने में आधा हाथ इनका भी है। बहुत मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ना लविंग बहुत है, केयरिंग बहुत है कि मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अकेले में कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया। बहुत शुक्र अदा। खर्चा खुला देते हैं? खर्चा ये चलाते हैं, मैं सिर्फ पॉकेट मनी लेती हूँ। अच्छा। कितनी पॉकेट मनी लेती हैं? बस जितने मुझे चाहिए होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी इनकार नहीं करते, उससे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही देते हैं मुझे अगर मैं हमेशा। इनकार करूँ भी इसे तो वॉलेट से निकाल लेती हूँ। तो इसलिए इनकार करना बनता नहीं है मेरा। क्या फ़ायदा इनकार करके। वॉलेट से निकालना मेरी पुरानी आदत है। ये मैं अपने मेरे अब्बू की आदत ऐसी थी, वो हमेशा मुझे कहते थे जाएं अलमारी से निकाल लें, ड्रॉ में से, वॉलेट में से निकाल लें। तो वो एक शुरू से आदत बनी हुई। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरी ये शुरू से आदत है। और मैंने भी इनको कई दफ़ा कहा मैं आपका अब्बू नहीं हूँ, शौहर हूँ। पुरानी आदतें छोड़ दें, नहीं सुनती है। तो इनकी एक्टिंग कैसी लगती है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्या ख़ास चीज़ है इनकी एक्टिंग में? ये मतलब कि रियल इनकी एक्टिंग में बनावट ही नहीं होता, रियल लग रही होती है इनकी एक्टिंग। और सबसे अच्छी बात है ये अपनी शोबे में बहुत ज़्यादा ना दिलचस्पी से काम करते हैं। बाबा की कौन सी बात अच्छी लगती है? वो कहते हैं वो अच्छी बातें होती है ना, पापा तो पापा ही होते हैं, मम्मा बात तो मम्मा बात आते हैं, मम्मा बात तो अच्छी बातें करते हैं ना, इसलिए मम्मा पापा की बातें करते हैं। दामा में तो वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो मैं उनका दामा देखती हूँ ना, वैसे मैंने ना बाबा को कहा पापा की शादी कैसे हुई थी, पापा ने पे पिक्चर दिखा दी। एक तो इनको ये मसला होता है, हर ड्रामा में शादी होती है ना, तो वो देखते हैं अब आपकी ये दुल्हन है, तो मम्मा आपकी दुल्हन नहीं है, फिर ये दुल्हन है, फिर ये कहाँ रहती हैं, तो वो उनको ये बड़े मसले होते हैं हर ड्रामे में जो नई दुल्हन आ जाती है उनकी। रूमी साहब आप बताएं, आपको बाबा कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्या करते हैं बाबा? बाबा हाँ। एक्टिंग। कभी ड्रामा देखा है इनका? हाँ देखा है। देखा है वो करके होता है। डायलॉग सुना दो। मैं तो भी हूँ, मैं तो कैसे भी आता हूँ। जी बेटे बताओ, आपको बाबा कैसे लगते हैं? अच्छे तो बहुत लगते हैं, मम्मा भी बहुत अच्छी लगती हैं।
ज्यादा कौन अच्छा लगता है? दोनों। नहीं, एक तो ज्यादा लगता होगा, एक कम लगता होगा। पापा तो अच्छे लगते हैं पर मैं जबरदस्ती मम्मा से प्यार करती हूँ। सर ऐसा है कि वो राइटिंग भी चलती रहती है और एक्टिंग भी चलती रहती है। मेरी वाइफ क्योंकि भावलपुर से है ना, तो वो जब जाती है ना तो फिर 2-3 महीने के लिए जाती हैं। अच्छा। तो वो जब बच्चे भी गए हुए होते हैं, वो भी जाए होते हैं, तो बहुत घर जो है ना अजीब सा होता है। तो फिर तब मैं ना थोड़ा सा ना पेंटिंग की तरफ आ जाता हूँ, रंगों से खेलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि है तो वो आर्ट ही। रंगीन है आप या सिर्फ रंगों से खेलते हैं? असल में अब जो है ना, वो जब पैसे मिलते हैं तभी खेलता हूँ, क्योंकि ड्रामों में रंगीन मिजाजी दिखानी पड़ती है। और आप मुझसे ज़्यादा जाते हैं, शादी के बाद कहाँ रहती हैं रंगीन मिजाजियाँ। बहावलपुर में तो जमीन पर रहते थे जी। कराची में तो फ्लैटों की दुनिया है जी। कितना फर्क महसूस होता है? शुरू में तो बहुत फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ तो घर होता था, सहन होता था। जब तक सहन ना हो, होता ही नहीं है घर। तो यहाँ आए तो यहाँ तो बिल्कुल बंद, ना ज़मीन, वो कहते हैं ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है। छत के ऊपर कोई और है, ज़मीन के नीचे कोई और है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी तरह के हालात के साथ साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हुआ, लेकिन शुरू में बड़े मसले मसाइल थे, क्योंकि वो घर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था। वहाँ तो ये होता था, चलना पड़ता था घरों में। घर में बिल्ली पाल रखी है। बिल्ली को खाना खिलाया। घर से रवाना हुए। जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त कब देखा? मुश्किल तरीन वक्त कोई एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। मतलब क्योंकि मैं अकेला रहता था यहाँ, मैं तकरीबन 10 साल। फाका भी किया? फाका मतलब भूख वाला फाका नहीं, लेकिन कई दिन ऐसे थे कि पैसे नहीं थे। कई दिन, एक दिन नहीं, कई दिन ऐसे थे पैसे नहीं थे। मतलब अभी भी ये सारी चीज़ें ना मैं याद रखता हूँ ताकि औकात में रहूँ। सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? सबसे ज़्यादा खुश सर वो पहली परफॉर्मेंस जो मैं अभी बता रहा था कि 500 बंदा सामने खड़ा हो गया, तो उस वक्त आंसू थे, बस मैं नीचे गिर गया सजदे में कि 500 बंदा जो मुझे जानता ही नहीं है, कभी मैं इनसे मिला ही नहीं हूँ, और वो तालियां बजाते हुए खड़ा हो गया 500 बंदा। तो ये तो अल्लाह ही है, अल्लाह की तरफ से। कभी मोहब्बत भी हुई? आर्टिस्ट जो है उनके अंदर तो एक हिस्से लतीफ़ भी होती है। सर मुझसे बड़े आर्टिस्ट आप हैं। आप जानते होंगे लेकिन मानते नहीं होंगे इस बात को कि मोहब्बत तो होती रहनी चाहिए। होती रहती है। मोहब्बत तो होती रहनी चाहिए। हम ये है कि वो किस हद तक हो और किस चीज़ से हो, कि वो कभी आपको काम से हो जाती है, कभी किसी प्रोजेक्ट से हो जाती है, कभी किसी इंसान से हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लड़की से ही हो। लेकिन निस्वानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? मतलब सादगी ही अच्छी लगती है। अब जितना ग्लैमर देख लिया है ना, तो पता लग गया ग्लैमर जो है वो तो नकली है, वो तो झूठ है। तो असल तो सादगी ही है। जो सादगी में हुस्न है वो असल हुस्न वो है। जो ग्लैमर में हुस्न है वो पता है कि आधा हो जाएगा। ये अगर मुंह धुला तो आधा हो जाएगा। आइडियल जो एक्टर है आपका वो कौन है? अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो तलत हुसैन साहब को मैंने जैसे बचपन में देखा था। शफी मोहम्मद साहब थे। नुमान इजाज़ में जब काम कर रहा था उनके साथ भी काम किया मैंने। फिर हमारे सुहेल अहमद साहब, उन जैसा तो मतलब एक्टर क्या, उन जैसा इंसान ही पाकिस्तान में मुश्किल से मिलता है, जितने बड़े वो इंसान हैं। तो सुहेल अहमद साहब, फिर फैसल कुरैशी मुझे बहुत पसंद है, जितना वो वेरिएशन देते हैं। तो ये सब वो पाकिस्तान से। और अगर इंडिया से बात करते हैं तो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सारे जो इन्हीं को ही देख के सारा कुछ सीखा। और फीमेल आर्टिस्ट कौन सी सबसे अच्छी लगती है? फीमेल आर्टिस्ट पाकिस्तान में अगर आज की हम बात करते हैं तो यमुना बहुत अच्छी हैं, महविश हयात बहुत अच्छी हैं, एक नम्रा शाहिद हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी हैं पाकिस्तान में। अगर इनसे पहले की बात करते हैं जिनको हम बचपन में देखते थे, सानिया सईद, मरीना खान, इनको देख देख के हम बड़े हुए। आर्ट काउंसिल कराची पहुंचे। यहाँ इनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। एक मिनट सुहेल साहब,
ये दरवाज़ा जो है ना, ये मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा, क्यों जी? क्योंकि एक तो ये आर्ट्स काउंसिल का दरवाज़ा है, मैंने बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन 2007-8 में जब मैं पढ़ रहा था रोड क्रॉस करके नैपा में, तो यहाँ शाह रबील का प्ले हो रहा था, जो कि ब्रॉडवे टाइप का प्ले होता है। तो वो मैं आधा पौना घंटा आके इसको इतना सा खोल के देखता रहा था कि उनकी रिहर्सल्स कैसे हो रही है। आधा पौना घंटा, क्योंकि पता ही नहीं था कि यहाँ परफॉर्म करने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तो पढ़ रहे थे। तो वो याद मुझे आज तक भी है। जब भी मैं ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ ना, तो मुझे वो एकदम से याद आता है कि यहाँ मैं आधा पौना घंटा खड़ा रहा था। बॉम्बे ड्रीम प्ले था शाह रबील का, और मैं यहाँ परफॉर्म किया और यहाँ 500 लोग बैठे हुए थे। और वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से होता है। वो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि जब वो बाओ के लिए आते हैं, एक एक को बुलाते हैं, तो जब मेरा नाम लिया गया तो यहाँ 500 बंदा था और वो खड़ा हो गया। और मैं मतलब क्या किरदार अदा किया था उसमें? उससे मेरा एक हिजड़े का किरदार था। अच्छा। तो आपने कोई हिजड़ा पहले जिंदगी में देखा हुआ था, कैसे उसको कॉपी किया? बस देखे हुए तो होते हैं हमने रोड पे, या पंजाब में जैसे कल्चर है, शादियों पे आते हैं, तो देखा हुआ तो होता है, लेकिन उसको उस तरह मैच करना तो नहीं हो सकता, जाहिर बात है। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा था, उसकी 1 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, फिर जब रिहर्सल्स हो रही होती है ना, जो भी किरदार होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो जाके उनसे मिलूं। तो इन दिनों मैं खड्डा मार्केट पे रहता था और वहाँ बहुत सारे मांगने के लिए आते थे। तो हर रात को मैं कोशिश करता कि बाहर निकलूं और उनसे सलाम दूं। उनको मैं 100 रुपया देता था और मैं कहता 5-10 मिनट बात कर लें, और कोई मतलब बदतमीजी नहीं। उसमें ऐसा था कि एक पार्ट होता था, गाना होता था उसमें से मैं निकल के ना ऑडियंस में आता था, और उसमें से मैं कोशिश करता था कि आप जैसे सोफेस्टिकेटेड लोग जो है ना, उनको टारगेट करूं, क्योंकि अगर किसी छिछोरे को या किसी ऐसे को कर, वो मुझे तंग करेगा। तो मैं टारगेट जब वहाँ परफॉर्म कर रहा था, तो देख लेता कि कौन सोफेस्टिकेटेड शरीफ सा बंदा है, कि मैं जाके उसकी बाकायदा गोद में बैठ जाता था और जाके उनको ऐसे ऐसे करता था, वो कहता, क्योंकि अगला शरीफ बंदा होता था, वो कुछ करता नहीं था, वो ये करता रहा था, और मैं उसके साथ पूरा खेल के, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि आप कुछ भी कुछ करें ना, पूरी ऑडियंस 500 बंदा आपको देख रहा होता है, और वो फिर एक स्पॉटलाइट होती है कि मैं जिस पे जाता था, जिसकी भी जाके गोद में बैठता था, और उसको करता था, वो स्पॉटलाइट जो है वहाँ आती थी, और वो अगला बंदा शर्मिंदा हो रहा था, तो जाके उनको छेड़ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे, पप्पी तक कर देता था। कोई मसला नहीं है, मैं भी मर्द हूँ, वो भी मर्द है, तो माथे पे किस कर दी, लेकिन वो ऑडियंस के लिए वो बहुत मज़े की चीज़ होती थी। इस जगह पे डांस करता हुआ खड़ा होता था, और शाह रबील यहाँ खड़े होते थे और वो कह रहे थे आराम से साकिब, आराम से गिरना नहीं। और उस वक्त एक अजीब सी एनर्जी होती थी कि यहाँ से डांस करता है वहाँ जाता था, वहाँ से डांस करता हुआ खड़ा होकर यहाँ आता, और पूरा हॉल जो है ना 500 लोगों से भरा होता था। चेयरमैन कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। साकिब माशाल्लाह हमारे मुल्क का नामवर राइटर है, एक्टर है, थिएटर का डायरेक्टर है, हमने साथ काम भी किया है, और इनका डेब्यू भी यहीं पे हुआ है। और आपको तो जानते हैं, आप सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, कि आर्ट्स काउंसिल जो है उनका बुनियादी काम यही होता है कि जो यंग बडिंग टैलेंट है उसको प्रमोट करें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने यंग टैलेंटेड लोगों को। तो हमारा यही काम है। तो ये तो मल्टी टैलेंट आदमी है, आपको मालूम ही है, तो बहुत शानदार आदमी है ये, और ये एक बड़ी फ्रेटर्निटी जो है हमारी आर्टिस्टों की, उसमें एक नुमायाँ आर्टिस्ट है हमारे। अब तक सबसे ज्यादा मुआवजा कितना मिल चुका है? सर ये तो बीवी को भी कभी नहीं बताया अभी मैं। आपसे क्या डिस्कस करूँ, आप पूरे पाकिस्तान को बताना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन लोगों को के लिए होता है, इंस्पिरेशन होती है। लेकिन सर वही एक बंदा जिसके पास 100 रुपया होता था, जी हाँ, मतलब 100 रुपया, और जैसे कुछ लोग थे जब मैं थिएटर कर रहा था, तो वो ऐसी चीज़ें मैं हमेशा याद रखता हूँ, वही औकात में रहने के लिए। तो मैंने वो शूज़ पहने हुए थे, तकरीबन वो थे 35-40 हज़ार रुपये के शूज़ थे, शौक़ से लिए थे मैंने, पहले नहीं ले सकता था, अब लिए थे तो मुझे शूज़ का शौक़ था। तो वो एक लड़का था, वो नया
नया टैलेंट था, तो क्या था मुझे आप जैसा करना है, मुझे आप कहीं रेफ़र करें, ये करें वो करें वो करें। तो मैंने उसे बताया मैं कि ये देख लें, ये 40,000 के शूज़ हैं मैंने पहने हुए, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन एक वक्त था कि मैं जा रहा था तो मैं एक शॉप पे रुका, भाभी साथ थी मेरे, तो मैंने कहा इधर शूज़ लेने हैं। वो मैं शॉप पे रुका, वहाँ से शूज़ लिए, 200-300 रुपये के शूज़ लिए, और जो मैंने शूज़ पहने हुए थे वो मैंने साइड पे कर दिया और नए वाले पहन लिए। तो भाभी ने कहा वो उठा लो। मैंने उनको दिखाया कि उसके नीचे सुराख हुआ था। मैंने कहा ये 5-6 महीने से ना इसमें सुराख हुआ था, जुराबें हर वक्त फट जाती थी। मैं कभी पेपर रखता था, कभी गत्ता रखता था, तो वो आज पैसे आए हैं कुछ कहीं से किसी प्रोजेक्ट के, तो इसलिए मैं शूज़ दे रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा पहले वो फटे हुए शूज़ तो पहने, फिर 40,000 के शूज़ पहनने का मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कितना मिला है आज तक? अच्छा, इस लिहाज से ना मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैंने जो पहला प्ले किया था, पहला प्ले, उससे शाशिर रबील से मेरी जो बात हुई थी ना, मैंने मुंह खोल के पैसे मांगे थे। मैंने कहा 50,000 दूंगा, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बनी थी, मैं हो पा रहा था नहीं हो पा रहा था। जब हुआ तो मैंने कहा ठीक है 50,000 दूँगी, इतना तो हम देते ही नहीं है, इतना तो हम अपने लीड को देते हैं 50,000 एक प्ले के। मैंने कहा नहीं मैं 50,000 लूँगा। उनके चलो तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगा। और फिर वो जैसे प्ले हुआ, मेरी मेहनत देखी और रिस्पॉन्स देखा, और प्ले के एंड में उन्होंने मुझे जब चेक दिया तो वो 1 लाख रुपए का चेक था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं 50,000 की बात है। उन्होंने कहा तुमने मुझे खुश किया, मैंने तुम्हें खुश किया। मतलब घर है, गाड़ी है, मतलब अल्लाह ही अल्लाह है सर, अल्लाह ही अल्लाह है, कुछ नहीं। एक बात जो हमेशा मैं याद रखता हूँ, वो कहीं बड़ों से सीखा है, वो उन्होंने बताया कि खुदा के फजल को ना अपनी चालाकी ना समझो, कि खुदा का फजल है। ये ना करो कि मैंने यूँ किया तो यूँ हो गया, यूँ सीखा तो यूँ किया। नहीं 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 नहीं, सिर्फ खुदा का फजल है, चालाकी ना करें। तो इसलिए मैं कोई चालाकी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा है। सर ये वो जगह है जहाँ से समझ लें मैं पैदा हुआ। कि अच्छा, पैदा हुआ? मैं पैदा हुआ, क्योंकि जो मैं बहावलपुर में पैदा हुआ था उसको कोई भी नहीं जानता था। जो अब मुझे लोग जानते हैं तो वो पैदाइश मेरी यहाँ की है। तो यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से मैं जैसे कोरा कागज़ होता है ना, वो आया था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट क्या होता है, बोलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, एक्टिंग क्या होती है, वो सब यहीं से सीखा। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, खालिद अहमद साहब, तलत हुसैन साहब, अंजुम अयाज साहब, राहत काज़मी साहब, अनवर सज्जाद साहब, मतलब यही ज़ैन अहमद साहब, इनसे ही सीखा है जो कुछ सीखा है। एकेडमी का दौरा किया, स्टूडेंट्स और असातिज़ा से मुलाकात की। पूरे 4 साल जब मैं नेपाल में पढ़ता था, वो बंस रोड है, हाँ। वहाँ बस आती थी, वहाँ मैं उतरता था और यहाँ से ये पैदल और फिर वहाँ नेपाल जाता था। क्योंकि आने और जाने के मेरे पास सिर्फ 30 रुपये होते थे, जिसमें 2 बसों का किराया लगता था। कि अगर मैं यहाँ की बस लेता तो वो पैसे आउट ऑफ बजट हो जाता था, क्योंकि मैंने 100 रुपया डेली चलाना होता था रोज़ाना। और ये 3 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल में 100 रुपया 3 दिन चलाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो यही बस का आना जाना और एक कोई बिस्किट खा लिया और वो हो गया। तो वो अभी भी याद है कि वहाँ उतरता था और फिर ये पैदल चल के नेपाल जाता था। और ये कबूतर उसी ज़माने की? ये उसी ज़माने के, क्या पता इनमें से कोई तबका भी हो, क्योंकि यहीं से गुजरते थे और सारा यही होता था। किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपकी बहुत बनती है, उसके साथ काम करने में मज़ा आता है? अभी तक सबसे ज़्यादा काम जो किया वो सुहेल साहब के साथ किया, सुहेल अहमद साहब के साथ। सर उनसे तो मतलब ऐसे, मतलब बाप बेटे वाला कहें, बड़े भाई छोटे भाई वाला कहें, उनके साथ बैठना ही एक जो है ना वो आपकी खुशकिस्मती है कि जो उनके पास नॉलेज है, जितने अच्छे वो बंदे हैं। तो वो ये वो लोग हैं आसपास जिनकी मैं कहता हूँ कि अल्लाह के फजल है
के मेरे आसपास हैं, ये मेरे कमाए हुए बंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मेरा नहीं हो सकता था। तो सुहेल अहमद साहब, उनका जो करैक्टराइजेशन है, जिस तरीके से वो बनाते हैं, तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है। नुमान इजाज़, मतलब पाकिस्तान में दूसरा नुमान इजाज़ ही नहीं है, तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, उनसे बहुत सीखा। फैसल कुरैशी, उनके साथ मैंने काम कम किया लेकिन मॉर्निंग शोज़ वगैरह काफ़ी किए, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा। फीमेल में जो है क्या कहते हैं, यमुना के साथ मैंने काम किया, तो जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैंने महविश हयात के साथ जो पहला प्ले था वो महविश हयात थी उसमें साथ थिएटर में, उनके साथ बहुत मज़ा आया। नमरा शाहिद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और बहुत सारे, आयज़ा बहुत अच्छी हैं। सजल जैसी कोई एक्ट्रेस नहीं है, तो ये वो एक्ट्रेस हैं कि इनके साथ काम एक दो दफ़ा किया है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड है। कवि साहब के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, मतलब कवि साहब मरहूम, वो तो इंस्टीट्यूट हैं बाकायदा, उनके साथ बैठना आप समझिए एकेडमी में बैठे हुए हैं। जिस तरह से वो एक्टिंग के अलावा वो जो उठना बैठना सिखाते थे कि एज एन एक्टर जो है आपको कैसा इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वापस घर पहुंचे। जैसे कि घर में एक सबसे छोटे जो होते हैं वो सबके लाडले होते हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है और जो भी वो ख्वाहिश करते हैं उनकी बात मानी भी जाती है। तो ये हमारे घर में सबसे छोटे थे और नो डाउट सबके लाडले भी थे। तो उस केस में ये जो भी मुझसे कहते थे कि मुझे ये करना है या ये चीज़ चाहिए, तो जैसे तैसे भी होता था हम उसकी ख्वाहिश पूरी करते थे। और फिर अचानक ये जो मीडिया का जुनून है उसके जहन में आया, बट इसका एम वही था कि मैंने इस फील्ड में आना है, और इसने मुझे नहीं बताया था। ये जनाब साहब कराची में आए, अब मैं इनको यूनिवर्सिटी में लेके जा रहा हूँ एडमिशन के लिए, फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ उनसे, मगर वो कर तो रहे हैं मेरे कहने पे, बट उनका माइंड वहीं पे था कि मुझे नापा में जाना है, नापा में एडमिशन लेना है। और आखिरकार एक दिन उन्होंने बोल दिया मुझे कि इस तरह से मुझे नापा में एडमिशन लेना है। मैंने कहा नो, पहले स्टडी कंप्लीट करो फिर नापा। इन्होंने खाना छोड़ दिया घर में। बचपन में भी कभी एक्टिंग की थी? बचपन में कोई ऐसी ख़ास तो नहीं, बट ये कि जब ये कॉलेज लाइफ के अंदर आए थे तो वहाँ पे इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। बाकी बचपन में तो इनका वो, जैसे मैंने आपको बताया, लाडले होते थे, तो किसी भी तरह से इन्होंने बात मनवानी है अपनी, तो वो तो जैसे एक्टिंग में बात मनवा लेते थे। बाकी कॉलेज में इन्होंने एक्टिंग शुरू की थी, कुछ प्रोग्राम वगैरह किए थे, जैसे स्टेज के होते हैं कुछ कॉलेज के, वो इन्होंने किए थे। फैमिली के हमरा शाम की चाय पी।